हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? क्लास 10th के लिए आज मैं साइंस में देखिए हमारा जो सिलेबस है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बचा है जो मैंने नहीं कराया हो, या तो इस टाइम पे या तो पहले वाले टाइम पे। बाकी इस टाइम पे की अगर बात करूँ मैं, लॉकडाउन के बाद में, तो एक ये चैप्टर बचा हुआ है जो इसका रिवीजन मेरा नहीं हुआ है, और एक मैग्नेटिक इफेक्ट बचा हुआ है जिसका रिवीजन नहीं हुआ है। बाकी सभी का रिवीजन या तो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में किसी भी न किसी तरह से हो गया था। तो चलिए, चैप्टर जो है 5 है वो बड़ा आसान है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है, पहला और आखिरी साइंस में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको लर्न नहीं करनी है। तो ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। और तत्वों का वर्गीकरण इसमें नाम है। 3 से 4-5 क्वेश्चन इसमें हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, तत्वों के वर्गीकरण इस चैप्टर का नाम है। तत्वों का वर्गीकरण हुआ क्या, शुरुआत में जो तत्व थे वो खोजे जाते थे और उनके बारे में जाना जाता था, जानकारी ली जाती थी, उनको समझा जाता था, उनको पढ़ा जाता था। फिर धीरे धीरे करके साइंस का, विज्ञान का आविष्कार हुआ, तरह तरह की खोजें होती चली गईं और इन तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई। अब स्थिति क्या हुई, अब जब धीरे धीरे जब तत्वों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो हमें जो साइंटिस्टों के लिए उसको लर्न करना, उनको एक तरह से इस तरह से याद रखना बड़ा मुश्किल सा हो गया, और जिसके कारण जो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और वो जो वर्गीकरण हुआ, और इस वर्गीकरण को करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने उसके लिए प्रयास किया। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या है कि जैसे कि एक क्लास है, या जैसे कि हमारा आपका स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 10th के भी पढ़ते हैं, 12th के भी पढ़ते हैं, 11th के भी पढ़ते हैं। तो हर एक सेक्शन को अलग अलग डिस्टिफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उनको डिग्निफाई नहीं किया तो सभी को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक क्लास में बहुत सारे क्लासों के बच्चे हों और बहुत सारे, एक हिंदी का टीचर उसी रूम में आ जाए, उसी टाइम पे इंग्लिश का भी आ जाए, मैथ का भी आ जाए, साइंस का भी आ जाए, सब पढ़ाने लग जाएं, तो क्या पढ़ाई पॉसिबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो एक सिस्टम बनेगा, एक टाइम टेबल बनेगा, क्लासों के हिसाब से बच्चे बांटे जाएंगे, पीरियड लगेगा, टीचर्स का सेट होगा एक प्रॉपर। बाई 5th पीरियड इस क्लास में इंग्लिश का है, तो दूसरी क्लास में क्या है, मैथ का है, तीसरी में किसका है, साइंस का है, चौथी में किसका है, एसएसटी का है। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से जो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और उस वर्गीकरण में सबसे पहले जो पार्ट प्ले किया वो एक डॉबेराइनर नाम के साइंटिस्ट रहे। डॉबेराइनर, डॉबेराइनर, ये डॉबेराइनर ने 1817 में सबसे पहले प्रयास किया। इन्होंने, इसको कहते हैं डॉबेराइनर का त्रिंक नियम। डॉबेराइनर का त्रिंक, त्रिंक त्रिंक त्रिशूल। तो त्रिंक का मतलब है कि 3-3 वर्गों का समूह। ठीक है, 3-3 वर्गों का समूह, ये जो है त्रिंक नियम कहलाता है। और अब इसी त्रिंक में हमें ये याद रखना है कि डॉबेराइनर में हमें क्या क्या वो सोचना है। डॉबेराइनर के त्रिंक में हमें ये सोचना था, उसने 3-3 वर्गों का, 3-3 तत्वों को एक एक वर्ग में रखा, और इस क्रम में रखा उसने। ऐसे 3-3 तत्वों के समूह बनाए कि उनको पढ़ते, पहले तो पढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। कैसा? परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा तीनों तीनों के जोड़ों को। और उसने बहुत सारे तत्व रखे, लेकिन और उस इस क्रम में रखे कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत, ठीक है, वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आता था। जैसे इसने एग्जाम्पल लेकर के दिया। ठीक है जी, जैसे इसने एग्जाम्पल लिया, 3 तत्वों का, 3 त्रिंकों में से एक त्रिंक इसने रखा। क्या है? एक त्रिंक का नाम है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं यहाँ पे आपको एक ही तत्व का एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इस तरह से। तो अभी क्या है, उसने
लिया 3 तत्वों को और लिथियम लिया उसने, और लिथियम का जो द्रव्यमान है वो कितना है 6.9। सोडियम है, सोडियम का द्रव्यमान कितना है 23। पोटेशियम का द्रव्यमान कितना है 39। अब इसने क्या किया 6.9 और 3.39 को ऐड कर दिया, और क्योंकि उनका एवरेज निकालनी है तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, जो कि कितना है 23, और जो कि किसके बराबर है बच्चों, बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर है। किसके बराबर है भाई मेरे, बीच वाला जो तत्व है उसके द्रव्यमान के बराबर है। 23 आया, और 23 ही किसका द्रव्यमान है, सोडियम का। कहने का मतलब उसने ये क्या किया, उसने ये किया कि 3 तत्वों के जोड़े बनाए, उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, और उस क्रम के अनुसार उसमें पहले तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का योग का औसत, द्रव्यमान का औसत निकालना आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, 8th क्लास से पढ़ते चले जाते हैं। कोई भी संख्याएं होती हैं उनका सभी का जोड़ और कितने संख्याएं हैं उससे भाग। तो इसने क्या, पहले का और तीसरे का औसत, तत्व के द्रव्यमान का औसत, तो द्रव्यमान के औसत के लिए उन तीनों को दोनों को जोड़ दिया, और क्योंकि 2 संख्याएं तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कितना आया 23। 23 किसका द्रव्यमान था, बीच वाले का। तो ये उसने रखा। ऐसे ही इसमें रखना, इसमें रखने के बाद इसमें रख, तो इस तरह से ये जो है 3 के जोड़े उसने बनाए। लेकिन अब पहली बात तो ये रही कि वो जो है 30 तक के तत्व उस टाइम पे ज्ञात थे। ठीक है, 30 तक उसमें तत्व ज्ञात थे, सीमाएं रहीं, ये इसकी कमियां रहीं। उस समय जो है 30 तत्व ज्ञात थे, 30 में से वो पहले 20 पे काम कर पाया। एक बात, एक तो ये इसकी कमी रह गई, बहुत बड़ी कमी थी। 30 में से केवल 20 पे काम कर पाया, और 20 में से वो क्या कर पाया, असलियत में 3 जोड़े बना पाया। ठीक है, केवल 3 जोड़े बना पाया वो, 3 जोड़े उसने बनाए। ये उसके, सॉरी, ये जो कटा हुआ है पोर्शन 30 तत्व, ये न्यूलैंड ने, ये इसने डॉवेराइनर ने नहीं किया। ठीक है, 30 तत्व जो है, 30 तत्वों में से पहले 20 तत्वों में से भी केवल 3 जोड़े वो बना पाया। आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाए, मैं उसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। उस टाइम पे 30 तत्व ज्ञात थे, उसने जो है कि उन 30 में से केवल 3 जोड़ों को अपने उसमें रखा इस क्रम में। ठीक है, अच्छा, अब क्या था, 30 में से 3 जोड़े तो रखे उसने, लेकिन समस्या कहाँ आई, समस्या ये आई कि हर एक का परमाणु द्रव्यमान का औसत बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा था, ये समस्या रही। ठीक है, यहाँ पे तो 23 आ गया, ठीक है, और बाकी की जगह पे बराबर नहीं आया, उससे थोड़ा बहुत या तो कम रहता या थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता, तो उसकी समस्याएं थी। लेकिन वो अपने कुल मिलाकर के उसने एक ऐसा प्रयास किया, एक साइंस को एक नई दिशा दी, और साइंस के जो साइंटिस्ट थे उस समय के, उनको ये मतलब सोचने पे मजबूर किया कि हाँ भाई, तत्वों को वर्गीकरण करना आवश्यक है। तो ये डॉवेराइनर इसमें कामयाब रहे, हालांकि उनका ये जो सिस्टम था वो फेल हो गया। इसके बाद 1886 में जॉन न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उसके लिए एक प्रयास किया, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 8 के पेयर बनाए। उस टाइम पे जो ज्ञात तत्व थे वो कुल कितने थे, 56 थे, और उन्होंने 8 के जोड़े बनाए तत्वों के सभी के, और उन सभी को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही रखा। ठीक है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, और 8 के जोड़े बनाए। और उसने ये कहा कि जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से संगीत के 7 स्वर हैं, मेरे हिसाब से आप तो चलो फिजिकल वाले, कुछ बच्चे तो फिजिकल वाले उसमें हैं, कुछ म्यूजिक वाले में होंगे। तो संगीत के 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा जो है वो पहला, और ये जो 8वां स्वर है वो जैसे पहले स्वर के समान है। तो उसने यही बात को तथ्य पर रखा कि जिस प्रकार के संगीत के 7 स्वर होते हैं, पहला और 8वां स्वर समान होते हैं, उसी प्रकार तत्वों को अगर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा जाए तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के बराबर होंगे। और इसकी एक टेबल उसने बना करके दी, और वो जो टेबल थी वो पेज नंबर 90 पर बुक में दी गई है, और इसको मैं और आगे आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां भी रहीं,
उस कमियों को भी मैं आगे एक पेज पर मैंने डिनोट किया है। ठीक है, उसमें ये जो है पहले 30 तत्वों में से जो 20 तत्व थे उनके ऊपर वो काम कर पाया। केवल 20 तक के तत्वों को वो अष्टक बना पाया, बाकी जो है अष्टक उसके नहीं बन पाए, और उसमें भी वो उतना अच्छा से कामयाबी उसको नहीं मिली। इसके बाद मेंडलीफ ने जो है वो रखा अपना नियम। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बना दी पूरी, और उस समय पर उसने 63 तत्व थे मेंडलीफ के पास में। ज्ञात जो तत्वों की संख्या थी वो उस टाइम पे 63 थी। तो 63 तत्वों के लिए उसने पहले तो अपना आवर्त नियम रखा। उसने इसी बात को डॉबेराइनर और जो है न्यूलैंड, इन्हीं की बात को फॉलो करते हुए उसने आगे रखा, और उसने एक नियम दिया जो कि मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार क्या है कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम, अब एक वर्ड में जो है आधुनिक आवर्त नियम भी आ सकता है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम ये है, तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु, यहाँ पर बस एक वर्ड बदल जाता है, क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के बढ़ते हुए गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है जो कि वर्तमान समय में फॉलो हो रहा है, और ये मेंडलीफ ने दिया था, जो कि जिसने अब ये परमाणु द्रव्यमान को ही उसने सर्वे सर्वा माना, और उस परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही उसने किया अपने चीज़ों को रखा। और उस समय 63 तत्व थे, और मेंडलीफ ने उसको, हालांकि मेंडलीफ भी बाद में फेल हो गए, लेकिन उस समय तक ज्ञात जितने भी लोगों ने प्रयास किया, सबसे सफलतम प्रयास मेंडलीफ के लिए रखा, मेंडलीफ ने रखा। और मेंडलीफ ने अपनी पूरी आवर्त सारणी बनाई। अभी मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रहीं, क्या क्या उसकी कमियां रहीं, ये आपको जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये है पेज नंबर 173 हेल्प बुक का क्वेश्चन है पे, वो है पेज जो कि मैं आपको अभी इसमें से थोड़ा सा आपको बताऊंगा जी। ये वो पेज है जो कि ये बताता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या थीं। उपलब्धियों का मतलब है उसकी विशेषताएं, जो उसकी अच्छाइयां रहीं वो इसने इसमें रखा। ठीक है, ये आपके हेल्प बुक का वो है पॉइंट। और उसमें इसने रखा कि जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उसने एक आधार माना। एक बात तो ये रही जो कि तत्वों के लिए महत्वपूर्ण गुण था। ठीक है, समान गुणों वाले तत्वों को साथ रखने के लिए थोड़े से अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को थोड़े से कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिया। ठीक है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का द्रव्यमान कितना है? 5.8 है। ठीक है, 58.93 है, और निकेल जो है वो 58.71 है। तो कोबाल्ट का वैसे तो ज़्यादा है द्रव्यमान, लेकिन उसको उसने पहले रख दिया ताकि उनकी गुणों में थोड़ी समानता सी बनी रहे, सीरीज उनकी बनी रहे। तो ये उसके उपलब्धता थी। और दूसरी बात है कि आवर्त सारणी में उसने, ये सबसे सफल पॉइंट है, आवर्त सारणी में उसने कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया, और खाली छोड़ करके ये बताया कि बाद में जो तत्व, असलियत में उन तत्वों की खोज उस टाइम तक हुई ही नहीं थी। और उसने ये बताया कि जो आगे भविष्य में आने वाले तत्व होंगे उनके द्रव्यमान ये होंगे, और वो यहाँ पर सेट होंगे, उनके गुण इस तरह से होंगे। तो इसने उस तरह से जो है कुछ तत्वों के स्थानों को खाली छोड़ दिया। और मेंडलीफ की ये सबसे अद्भुत सफलता थी, उसने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की भविष्यवाणी कर दी, और बिना जो है उनको कुछ किए अपने आवर्त सारणी में स्थान देने के लिए प्रयास किया। जो निष्क्रिय खोजें थी, निष्क्रिय गैसें थीं, उनकी खोज बाद में हुई, और उनको बिना कुछ उसकी आवर्त सारणी में परिवर्तन किए तो वो उनकी जगह पे सेट हो गई। तो कितनी बड़ी सफलता थी उसकी कि उस टाइम तक कोई तत्व खोजा ही नहीं गया, और उसके बारे में उसने ये बता दिया कि इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, इसके जो गुणधर्म होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और इस तरह से ये होगा। ठीक है जी। लेकिन जहाँ मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बहुत सारी सफलताएं थीं, वहाँ पे बहुत सारी थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई, और उनकी कमियों का वर्णन करना भी बहुत ही आवश्यक है। पेपर में आमतौर पे 4 कोड आते हैं, तो 4 कोड में एक में सफलताएं पूछ ले, एक में आवर्त नियम पूछ ले, आधुनिक आवर्त नियम पूछ ले, एक कोड में दूसरे में मेंडलीफ का आवर्त नियम पूछ ले,
तीसरे में उसकी कमियां पूछ ले, चौथे में उसकी सफलताएं पूछ ले। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो उसकी कमी ये रही कि हाइड्रोजन उस टाइम तक ज्ञात था, लेकिन हाइड्रोजन को उसने कोई आवर्त सारणी में अपना स्थान निश्चित नहीं किया कि वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। दूसरी बात ये थी कि समस्थानिकों की खोज हुई पहले। समस्थानिकों की खोज, समस्थानिक आप जानते हैं, समस्थानिक संभारी 9th क्लास से समझते होंगे। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान तो क्या हो, समान हो, और परमाणु क्रमांक, उल्टा बोल दिया मैंने, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे कि कार्बन के कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 14 है, ठीक है ना। एक ही तत्व के होंगे, क्रमांक दोनों के समान होंगे, द्रव्यमान दोनों के अलग अलग होंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिकों को उसने उसकी खोज हो गई थी उस टाइम पे भी, लेकिन असलियत में उनको वो स्थान नहीं दे पाया। कारण क्या था कि वो तो ये कह रहा था कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होंगे। तो कार्बन 12 का द्रव्यमान अलग रहा, 14 का अलग रहा, तो उस जगह पे उसका जो है वो फेल हो गया नियम। तो तीसरी पॉइंट ये जो है मेंडलीफ द्वारा किए गए प्रस्तुत ये वर्तमान उसमें जो द्रव्यमान का आधार था, लेकिन परमाणु द्रव्यमान का तत्व से अगले तत्व तक नियमित रूप से नहीं बढ़ते। ये भी श्योर थी कि कोई ऐसा थोड़ी है कार्बन, जैसे कि आमतौर पर जो परमाणु द्रव्यमान है वो दोगुने हो जाते हैं, लेकिन सोडियम पर आकर के क्या है 23 रह गया। तो ऐसे कोई निश्चित वो नहीं था कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो उनको एक निश्चित क्रम से वो बढ़ेंगे। तो ये बताना संभव नहीं था कि दो तत्वों के बीच में कितने तत्वों को रखा जा सकता है, खोजा जा सकता है। और कई बार उसने उच्च स्थान वाले तत्व द्रव्यमान को पहले रख दिया, जैसे कि अभी अभी हमने बताया था कि कोबाल्ट और निकेल में, ठीक है, कोबाल्ट को पहले रख दिया निकेल से, तो इसकी कमियां थी। ठीक, इसके बाद एक और पॉइंट है आपका, और वीडियो बड़ी हो रही है इसके बाद, और मैं अब इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आधुनिक इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीफ की किन कमियों को दूर किया? उसने ये रखा कि भैया पहले तो उसने जो परमाणु द्रव्यमान जो आधार बताया उसने उस आधार को गलत कर दिया और परमाणु क्रमांक का आधार रखा, ठीक है। दूसरी बात, समस्थानिकों को सही स्थान पर रखने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि जब उसने परमाणु क्रमांक को आधार माना तो सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान थे, तो इसलिए उनको रखने में कोई समस्या नहीं हुई। और हाइड्रोजन को उसने स्थान नहीं दिया था, उसने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के ऊपर रखा, पहले ग्रुप के ऊपर रखा, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज का ये पॉइंट समाप्त होता है। और बच्चों आपको थोड़ा सा मोटिवेट होकर के अपना पढ़ाई करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।